अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलमी मालूमात। मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर जनाब सुहेब मरगूब साहब, जो बैनुल अक़वामी उमूर और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बारे में अपनी माहिराना राय से हमें नवाजते हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़े मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार वो चाइना के दौरे पे थे, वहाँ पर उनके वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई और एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इसे मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। चीन जो है पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे की तजदीद का ML1 प्रोजेक्ट है उसके लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। और कश्मीर का भी ज़िक्र है ख़ास तौर से उसमें कि कश्मीर का जो इशू है वो हिस्ट्री की, तारीख़ की बाक़ियात में से है और उसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और असूलों के तहत हल होना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है कि चीन ने और पाकिस्तान ने जो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है उसमें खुलकर बहुत वाज़ेह अंदाज़ में कश्मीर के तनाज़े का और डिस्प्यूट का लफ्ज़ इसमें शामिल है। तो इंडिया की ये ख्वाहिश कि कश्मीर को तनाज़ा ना समझा जाए वो उसकी ख्वाहिश ही रहेगी। एक बड़ा हमसाया मुल्क, दुनिया की बड़ी ताकत चीन ने जो है अपने मुश्तरका एलामिया में कश्मीर को एक डिस्प्यूट करार दिया है और कहा है कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। और बहुत तफसीली एक एलामिया है जिसमें पाकिस्तान के साथ उनकी जो शराकत है उसको मजबूत और मुस्तहकम बनाने पे ज़ोर दिया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ती है उन्हें आइनी बरादरान का ज़िक्र किया है कि ये इनकी जो दोस्ती है फौलादी है, आइनी है। तो वो जो शकूक व शुबहात थे कि पाकिस्तान शायद चीन से जो है वो कुछ फासला मेंटेन करेगा या करने की कोशिश करेगा, अमरीकी दबाव है वो अब ख़त्म होने चाहिए। ये एलामिया जो है बहुत ही गैर मुबहम और वाज़ेह है। दूसरी अहम बात यह है कि आलमी सतह पे गज़ा में जंग जारी है और इसराइली जो फ़ौजें हैं वो रफ़ा में जमा हैं और महदूद पैमाने पे वो ज़मीनी कार्रवाई भी कर रही हैं, फ़ज़ाई कार्रवाई भी कर रही हैं, ज़ख्मी हस्पतालों में आ रहे हैं, हस्पतालों में दवाएँ ख़त्म हो रही हैं। वहाँ से जो सिविलियंस हैं, जो शहरी हैं वो भाग रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं और वो दूसरी तरफ मग़रिब की तरफ जा रहे हैं कि रफ़ा जो है बिल्कुल जनूब में है और मिस्र के साथ जो सरहद लगती है इसराइल की और फ़लस्तीन की, उसके मशरिक़ और बिल्कुल जनूब में वाक़ एक जगह है। वहाँ लोगों ने पनाह ली थी, कुछ 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं। उनकी ज़िंदगी का सवाल है और जो इंटरव्यूज़ जो हैं अमरीकी मीडिया में, मगरबी मीडिया में, वहाँ पे इंसानी हमदर्दी का काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और रज़ाकारों के छप रहे हैं और वो भी अब वहाँ से निकलने की तैयारियों में हैं क्योंकि बमबारी है और गोलाबारी है। वो वहाँ का एक बहुत ही हौलनाक नक्शा खींच रहे हैं कि दवाएँ ख़त्म हैं और मरीज़ जो अस्पताल में आ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, खाने पीने का इश्यूज़ है और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। और जो आलमी बरादरी है सिवाय बातों के और कुछ नहीं कर रही। अमेरिका जो है एक तरफ असलाह भी दे रहा है इसराइल को और दूसरी तरफ ये भी मना भी कर रहा है कि नहीं रफ़ा में ना जाओ, हालांकि रफ़ा में महदूद ऑपरेशंस भी हो रहा है। तो एक मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा कर रही है आलमी बरादरी। और फिर अमेरिका जो है ह्यूमैनिटेरियन, इंसानी बुनियादों पर गज़ा के लोगों के लिए वहाँ पर उसने बहरी जहाज़ के ज़रिए एक पियर बनाया है और वहाँ पे उनको सामान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मिस्र के साथ जो क्रॉसिंग पॉइंट थे गज़ा के वो बंद कर दिए हैं इसराइल ने। तो अमेरिका की ये एक दो अमली है कि एक तरफ जो है इसराइल को असलाह खूब दिया है कि वो उनको कुचल डाले और उनके ऊपर वो 7-8 महीने से बर्बरियत का मुजाहरा करे और दूसरी तरफ जो है दुनिया को बताने के लिए कुछ इमदाद भी जो है वो यानी एक दफ़ा मारते हैं फिर साथ में थोड़ा सा खाने को भी दे देते हैं। तो वो इस तरह की मुनाफ़क़त जो है वो चल रही है गज़ा में। तो इसका क्या अंजाम होगा हम सुहेब साहब से पूछेंगे। एक और इशू बहुत अहम है, वो है कि एक यूरोप का छोटा सा मुल्क है स्लोवाकिया। ये जब यूगोस्लाविया टूटा था तो बहुत से छोटे छोटे मुल्क बन गए थे, उनमें एक ये भी है स्लोवाकिया। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फीको, उनके ऊपर कातलाना हमला एक शख्स ने किया है। वो कहते हैं शायर भी है, अदीब भी है, 70 साल उसकी उम्र है और वो नाराज़ था
कि ये वो कहते हैं किसी ग्रुप से वाबस्ता नहीं, लोन वुल्फ है, यानी वो अकेला ही उसने फैसला किया, उसने 5 गोलियां मारी और उनके जिस्म के पेट वो नाजुक हिस्सों में लगी। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है उनकी, अस्पताल में है, वो सर्जरी हुई है वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको की। उनका ताल्लुक बाएं बाजू से है और वो जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो उसके ख़िलाफ़ है। जो यूरोप है वहाँ पे माशी इश्यूज़ भी बहुत हो गए हैं यूक्रेन जंग की वजह से, वहाँ पे और भी मसाइल चल रहे हैं। लोग बहुत से इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं कि बाहर के लोग ना आएँ यूरोप में, और बहुत से लोग जो हैं दाएं बाजू का ज़ोर बढ़ता जा रहा है। तो यूरोप में एक कशमकश है। हम सोहेब साहब से इस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सोहेब साहब शुरू करते हैं गज़ा से, चूँकि वो हमारा एक उनसे जज्बाती रिश्ता भी है, हमारा जो है उनसे एक मजहबी रिश्ता भी है कि वो मुसलमान हैं और हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहा है, हम फ़लस्तीनियों के हामी हैं, इसराइल को हमने तस्लीम नहीं किया। तो अब ये जो जंग 7-8 महीने से चल रही है और ये रुक नहीं पा रही है, अमेरिका कह रहा है कि आप रफ़ा पे कार्रवाई ना करें, लेकिन वो तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महदूद है, तो इस तरह उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। आप क्या इसका अंजाम देख रहे हैं? एक तो ये कहना कि जी इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया या फलां मुल्कों ने तस्लीम नहीं किया, ये मुझे आज के दौर में बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि जब हमारे इस्लामी मुल्क सोक और ममालिक जो हैं वो कुछ कहते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, फ्री हैंड देते, तो इट मीन्स के दिल से तस्लीम किया हुआ है, जुबान से नहीं कर रहे। खुफिया तौर पे तो कईयों ने सफारती ताल्लुकात भी, अमली तौर पर आप देखें तो इसराइल के हम मीन्स को जो ये जो दुनिया पूरी है 56 मुसलमान ममालिक जो इन्होंने, इनका कोई इसराइल के खिलाफ लाहेअमल नहीं है। इट मीन्स कि इन्होंने प्रैक्टिकली इस्लाम को उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इसराइल एक रियलिटी है, और फ़लस्तीनियों को बतौर रियलिटी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए मुझे जो फ़लस्तीन का फ्यूचर है वो बहुत ही अल्लाह ना करे मुँह में खाक के बहुत ही डार्क नज़र आ रहा है। और इसराइल अब यहाँ पे मुस्तकिल जैसे सेटलमेंट्स बनाई हुई हैं उसी तरह की सिचुएशन बनाना चाह रहा है, जो उनका लेटेस्ट प्लान है। यानी वो जो गजा की पट्टी है छोटी सी, उसके अंदर वो अपने डेवलपमेंट्स करेगा, अपनी रोड्स बनाएगा, अपने सड़कों का प्लान है जो उसने अभी सैटेलाइट से मैपिंग की है, जो वाशिंगटन पोस्ट ने आज शाया की, उसके मुताबिक तो वो प्लान को बिल्कुल एक कभी ना जाने वाला वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करेगा। डेवलपमेंट से मतलब अपने लिए, ये नहीं कि कोई फ़लस्तीनियों को उसमें जगह दे देगा, उसमें वो इसी एरिया में जहाँ पे इस वक्त फ़लस्तीनी अपने यहूदियों को आबाद करेगा। हाँ, वहाँ पे यहूदी आबाद होंगे, वहाँ पे सड़कें बनेंगी, वहाँ पे सड़कें बनेंगी जो मेडिटेरियन सी में जाएंगी, और वहाँ से फिर वो बरास्ता समुद्र भी इसराइल को कनेक्ट करेंगे, और पूरा इधर से भी करेंगे कि वो मतलब रोडें उसको समुंदर और सी उससे अपना दोनों रास्तों से मिलाएंगे। इट मीन्स कि एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इसराइल के अंदर एक तो ये प्रेशर है ना कि नेतन्याहू जो है वो गलत कर रहा है और ये जो क्राइम है ये नहीं होना चाहिए। ये आवाज़ें हैं सोशल सोसाइटी की, मतलब ये सिविल सोसाइटी की हैं, काफ़ी हैं, लेकिन कमज़ोर हैं। तंजीमें हैं, यहूदियों की तंजीमें, जो शरीफ यहूदी उनकी तंजीमें भी बहुत सी कह रही हैं, लोग भी कह रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं मरा थोड़ा किस्म का स्टे भी दे देती है इसराइल के सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रैक्टिकली वो इसमें नहीं आ रहे। तो वो जो सपोर्ट है फ़लस्तीनियों की वो इम्प्रैक्टिकल है। 2 वज़ीरों ने आज कहा कि आप तो कर ही कुछ नहीं रहे। आज भी जो इसराइली एक मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेशर डाला है कि आप स्मैश कर दो पूरे इसको। तो इसका एंड जो है एक्चुअली मुझे तो ये नज़र आ रहा है, तो फ़लस्तीनी कहाँ जाएंगे जो वहाँ रहते हैं 15 गुलाम तो देखें, गुलामों की तो कोई लाइफ नहीं होती है ना। आप उनको देखें, जब अब अमेरिका के अंदर गुलामों का एक दौर था तो आप उनके पढ़ें, जो एलेक्स ने किताब लिखी है पढ़ें आप उसको, कि जिसमें क्या रूट्स, वो रूट्स पढ़ें कि उसके वो तो लोग सोचते हैं कि रूट्स पता नहीं क्या है, तो वो मतलब एक ऐसा आदमी था ना जिसने अपने आबा अजदाद को पा लिया था कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे थे। तो वो उसने सारा जहाज़ों को ट्रेस किया कि किसके जहाज़ पे आए, फिर उसने नामों को ट्रेस किया, फिर उसने बंदों को ट्रेस किया कि कौन कौन उसके मालिक थे। तो उसकी जो एक दर्दनाक हिस्ट्री है वो पढ़ने वाली है। हमारे यहाँ मतलब ऐसी हिस्ट्री कोई फ़लस्तीनी भी लिखेगा तो, और कुछ लिखी भी हैं लोगों ने, तो फ़लस्तीनियों ने लिखी है, लेकिन वो की सुनवाई नहीं। रूट से देखे ना, अमेरिका के अंदर छपी और बेस्ट सेलर कई साल तक रही। तो बाहर क्या टॉपिक, तो आपको लगता है कि फ़लस्तीनी जो हैं ये जंग हार चुके हैं और अब प्रैक्टिकली मुज़ाहमत खत्म हो जाएगी, दम तोड़ जाएगी? फ़लस्तीनी देखें,
इसराइल जान के चाह रहे कि वॉर लंबी हो, फर्ज करें कि उन्होंने 1 साल का जखीरा किया हो, फर्ज कर लेना, मैक्सिमम कोई आदमी अपने घर में कितना जखीरा कर सकता है? कोई पूरी दुनिया का सामान तो नहीं इकट्ठा कर सकता ना, और दुनिया से मजीद उनको जा नहीं रहा। और इसराइल ने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि पहले उसने एक एरिया में बम्बार्डमेंट की, नॉर्थ में, उसको उसने स्मैश कर दिया, फिर सारे उसने कहा तुम इधर निकल जाओ ताकि हम सरफेस देख लें, ठीक है ना। सरफेस उन्होंने सारा देख लिया, उसके बाद जहां वो गए वहां पे फायरिंग शुरू की और वहां पे बम्बार्टमेंट की। अब फौजें अंदर घुस चुकी हुई हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल तबाह किए, वहां पे भी कर रहे हैं। और अब वो सारा वो मैपिंग के जरिए देखें, सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के जरिए वो जमीन के अंदर भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या है। ये तो फेक कहानियां है ना। तो हम ये 56 मुसलमान मुल्क तमाशा देख रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने ये कहा ना, उनको कम से कम पनाह ही दे दें। नहीं, वो तो अमलन एक्सेप्ट कर गए ना, दिल से उन्होंने इसराइल को मान लिया है। नहीं, मान तो लिया है, लेकिन वो जो फिलिस्तीनी मजलूम हैं उनको कम से कम अपने मुल्कों में पनाह दे दें। 1-1 लाख भी लेंगे तो इस्लाम का तो ये कल्चर है कि आप मजलूम को पनाह दें और कमजोर का साथ दें जो हक पर है। इंसानियत का भी है। जो हमने अब 30 लाख अफगानियों को पनाह दी हुई है, तो यार हम मुल्क 15-16 लाख फिलिस्तीनियों को नहीं दे सकते? इतने खरबों-पति लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक दिलेर मुल्क था, उसने दे दिया, उसने कहा आ जाओ, जो करोगे तो हम भी कर लेंगे। अब वो शायद डरते हैं कि ये देखें, इन्होंने तो अपना डिफेंस भी अमेरिका से उधार लिया हुआ है। कई मुल्क ऐसे हैं जिनके डिफेंस के लिए अमेरिका के एयर अड्डे भी वहाँ पे मतलब समुद्र में फिर रहे हैं, और उनके तो बाकायदा फौज भी वहाँ पे बड़ा जमान है, उनके फजाई अड्डे भी हैं। तो हर तरह से उन्होंने अपना डिफेंस तो दिया हुआ है, लेकिन वो उन्हें कोई रोकेगा तो नहीं। अगर वो फिलिस्तीनी को अगर फर्ज करें 2-2 लाख 3-3 लाख फिलिस्तीनी अपने मुल्कों में आबाद कर लें, उन्हें कौन रोकेगा? जब कोई एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, एक हाइब्रिड वॉर के जरिए, कि आदमी खुद अपने खौफ में मुब्तला हो जाता है। इस्लामी ममालिक अब इस खौफ में मुब्तला हो चुके हुए हैं कि अगर हम वेस्ट ताल्लुकात तोड़ेंगे या इस तरफ को जाएंगे तो हम कहीं टेररिस्ट डिक्लेयर ना हो जाए, हमारा नातका बंद ना हो जाए, हमारे अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। क्योंकि अरब ममालिक में जो लोग वहाँ के हुक्मरान टाइप पाए जाते हैं, उनका बहुत सारा पैसा उन मुल्कों में। लेकिन देखें, दीनी जज्बा तो बहुत है। अब 30 लाख लोग हज करेंगे, इतने लोग, करोड़ों लोग कुर्बानी करेंगे बकरीद पे, तो एक दीनी जज्बा तो है। उसको ट्रांसलेट फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं करते? ओ मेरे भाई, ये जज्बा अवाम में है, हाँ, हुक्मरानों में नहीं है। तो अवाम ही एक फंड क्रिएट कर दें उनके लिए। अवाम फंड क्रिएट करेंगे, हुकूमत करने देगी तो करेंगे ना। देखिए, वेस्ट ने उनकी फंडिंग पे बैन, अभी आपको पता, यूनाइटेड नेशन ने जो फलस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए बनाया हुआ था। अब इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड के पास टेक्नोलॉजी है, मुसलमानों के पास बेचारों के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हमारे पास क्या है? नहीं, थोड़ा सा इसका जवाब दे लो ना कि क्यों नहीं कर लेते। तो इन्होंने कोई जाली किस्म की तस्वीरें बनाई कि हमास के लोग यूनाइटेड नेशन की जो रेफ्यूजीज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बैठे हुए हैं। अब वो उन्होंने 2 नंबर करके वो आगे पेश कर दिया, अमेरिका ने मान लिया, मतलब वेस्ट ने मान लिया। और अब यूनाइटेड नेशन की वो एजेंसी जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की को काम कर रही है, उनके लिए मदद दे रही है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने पे काम हो रहा है। जब सूरत हाल ये हो जाए कि तो मतलब हम खुदा से नहीं डरते, अमेरिका से डरते। वो है ना कुसुन नेड़े के खुदा, तो वो हम मीन्स हम तो दिलेर हैं, हम तो दूर बहुत है ना। मैं तो बात कर रहा हूँ वो जो वो हमारे शहरों में भी मुजाहरे नहीं करने देते इसराइल के खिलाफ, तो पकड़ के ले जाते हैं। हम तो बात करते हैं ना, सेनेटर मुश्ताक कहते हैं वो हमारे लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, और जब मुजाहरा करो तो क्यों हमें इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है इसराइल? कोई नहीं होना। देखिए, मगर एक देखिए मॉरल सपोर्ट तो। गिरफ्तारियां अमेरिका में हुई, स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई, उन लोगों की टर्मिनेशनें शुरू हो गई कॉलेज से, स्टूडेंट से जो वहाँ पे कर रहे थे, मुजाहरे कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद उनके स्कॉलरशिप खत्म हो गए। आज कल ब्रिटेन ने एक खातून को निकाल दिया जिसने हमास के हक में कोई वो सर पे बांधा हुआ था, स्कार्फ बांधा हुआ था। तो अब ये लोग वहां से जब निकलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गुज़श्ता कुछ अरसे में देखें, नौजवानों को अभी तो इमोशंस पे है, अभी हक पर है, फिर बंदा कितना अरसा हक पे रहता है। लेकिन जब मुसलमान को तो हमेशा ही हक पे रहना है। कहाँ हक पे? देखें, मुसलमान हक पर हो तो फलस्तीन का भी ये मसले ना हो जो है।
अब देखिए ना, माशाल्लाह जुमा है, इतने लोगों ने नमाज पढ़ी है, अरबों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, तो जज्बा दीनी तो मौजूद है। हम अल्लाह ताला का ताल्लुक निभा रहे हैं ना, अल्लाह ताला का। हाँ, और इसके साथ जो बराबर का एक अहमियत का हामिल है, हम उसमें फ्लॉप चलें, अब अल्लाह करेगा। मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि फ़िलिस्तीनियों को कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और नाजरीन, हम बातचीत कर रहे हैं आलमी उमूर पे। अभी वक्फे पे जाने से पहले हमने गज़ा की सूरत हाल पे तफसील से बात की। एक इशू दुनिया भर में है फ़ेक न्यूज़ का, कि यानी जाली ख़बरें, झूठी ख़बरें चलती रहती हैं। पहले भी चल जाती थी मीडिया में और वो अखबारों में, ज़रा महदूद उनकी इशाअत थी और उनकी रीच थी, लेकिन अब सोशल मीडिया आने से तो बहुत ज़्यादा रीच बढ़ गई है और फ़ेक न्यूज़ भी बहुत बढ़ गई हैं। वो फ़िल्टर भी ख़त्म हो गए हैं, गेट कीपिंग जो होती थी एडिटोरियल, वो भी ख़त्म हो गई है। तो एक ऐसी ही हमसे मुताल्लिक़ फ़ेक न्यूज़ आई जिससे हमारे लोग कंसर्न हैं, वो है आफ़िया सिद्दीकी के बारे में, जो अमेरिका में कैद हैं और उनको बगराम एयरबेस से ले जाया गया था अफ़गानिस्तान की, जब वो अमेरिका जो है जंग कर रहा था अफ़गानिस्तान में। तो फेक न्यूज़ ये चल रही थी कि उनको कतर लाया कि और कतर से अफ़गानिस्तान लाया गया, उनके बदले किसी की रिहाई मतलूब थी, वो नहीं बात हो सकी, फिर कतर ले जाया गया। तो इस पे लोगों को था कि शायद वो रिहा हो जाएं, कोई बातचीत चल रही है, लेकिन पता चला कि ये फ़ेक न्यूज़ है। तो सोहेब साहब से पूछते हैं कि ये जो फ़ेक न्यूज़ है ये ख़ासा मसाइल का बाइस है। ये आफ़िया सिद्दीकी के बारे में भी चली, क्या मकसद हो सकता है? ये इसका मकसद जज्बात से खेलना है लोगों के, क्या इसका मकसद है? यूट्यूब से पैसे कमाना, या जहाँ भी ये वीडियो डाली गई है इंस्टाग्राम, उससे पैसे कमाना। अब एक्चुअली चूंकि पैसा इसमें चला गया है और इसमें फेक ज़्यादा बिकती है। एक सर्वे हुआ था लैब्स, ये वाली लैब नहीं जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, यूरोप में लैब है, इधर उन्होंने एनालिसिस होता है, हाँ, जो ये इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि फेक न्यूज़ की जो रीच है वो कितनी तेज़ है सच्ची खबरों के मुकाबले में। तो कोई मुकाबला ही नहीं था, सनसनी ज़्यादा होती है ना, कोई मुकाबला नहीं था। वो बड़े माहिर नफ्सियात होते हैं, वो ऐसी चीज़ बनाते हैं जो लोगों को टच करे, उनके हार्ट को, इमोशंस को। ये लोगों ने देख लिया कि हम कोई सनसनी या कोई गलत चीज़ करेंगे, क्योंकि फेक न्यूज़ एक असल में ऐसी न्यूज़ होती है जो दुनिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। तो लोग समझते कि यार ये देखो, ये कोई नई चीज़ आ गई है। फिर हम जैसे लोग एक दूसरे को बताते हो, भाई ये देखना था उधर, ये चीज़ में लोग देखना शुरू कर। अच्छा, अब आफ़िया सिद्दीकी की जब ये आई तो ये हॉट केक की तरह जो है ना, गर्म केकों की तरह बिकना शुरू हो गई। और इस पर आप यकीन करें कि मुझे जो मेरे दोस्त यूएसए में हैं, वहाँ की रीजनेबल सीट्स पर हैं, मतलब उन सीट्स पर हैं जो बाकायदा स्टेट डिपार्टमेंट या यूनाइटेड नेशन या इधर, उनमें टेंशन पैदा हो गई कि हमें तो पता ही नहीं ये आफ़िया को कहाँ छोड़ दिया। मतलब और ये इतनी मतलब गर्मा गर्म हो गई खबर कि इस पे आफ़िया सिद्दीकी की बहन को और उनके इर्द गिर्द जो करीब करीब लोग हैं उनको बयान जारी करना पड़ा। वकील ने बयान जारी किया कि ये गलत है, कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये ऐसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, लेकिन इससे चलो एक फेक न्यूज़ ने फ़ायदा भी कर दिया कि इससे आफ़िया सिद्दीकी के जो गिरफ्तारी के रीजंस थे बेबुनियाद, वो दोबारा मंजरेआम पे आ गए। मसलन फिर लोगों ने, उनके जो वकील थे उनकी स्टेटमेंट मंजरेआम पे आ गई। फिर जो अजमल नामी एक आदमी उस वक्त मौजूद था जिसके सामने गिरफ्तारी हुई, उसकी स्टेटमेंट आ गई कि उसने ये कहा कि मेरे सामने जब आफ़िया को गिरफ्तार किया तो उनका थोड़ा सा दुपट्टा ढलक गया था, तो मैंने देखा उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब खाली हाथ थी। फिर एक और जो कहाँ से गिरफ्तार किया था? ये गजनी से, अपना अफगानिस्तान से। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो एलिगेशन आया कि इन्होंने गन उठाई हुई थी और एक अमेरिकन पे फायर करना चाह रही थी, तो उसने कहा, एक और जो गुआंतानामो में था उसने कहा मैंने तो इनके हाथ में कोई गन नहीं देखी। तो मतलब एक तरह से ये दोबारा बातों का फेक न्यूज़ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो जाता है कि चलो ये फायदा है। जुल्म हुआ उनके साथ। हाँ, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, ईयर्स प्लस की, उनको 2 साल की समाअत के बाद 8 में गिरफ्तार हुई, 10 में उनको 2 साल की समाअत के बाद सजा दे दी गई। तो 14 साल हो गए उनको गिरफ्तार। जी हाँ। तो अब तो देखें वो न्यूरो साइंटिस्ट थी और ट्रीटमेंट के वो लोग गई थी, और बेसिकली वो पाकिस्तान में बहुत कम रही हैं। एक्चुअली तो उनकी लाइफ बाहर की ज़्यादा, स्टडी भी बाहर की, उन्होंने जो हायर एजुकेशन थी उसके बाद। अगर हम तगड़े मुल्क होते तो हम उन्हें पार्डन के लिए बात करते कि भाई इनको पार्डन कर दिया जाए, अब इतनी सज़ा तो भुगत चुकी हैं, बाकी पाकिस्तान आ जाएं तो फैमिली उनसे मिल सके और वो पाकिस्तान में बाकी सज़ा काट लें। कोई ऐसा मायदा होता हमारा अमेरिका से। देखिए, हम मैंने पहले भी बात की ना कि इनर खौफ का शिकार है कि अगर उन्होंने ये बात की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, अमेरिका
कैदियों का तबादला करता है, हमारा मुस्लिम ममालिक के साथ मुआहदा भी है, तो इसके साथ कैदियों का तबादला भी हो सकता है। हमने लंदन से भी तो 2 कैदी लिए ना, हालांकि मुआहदा नहीं था। जो एक रेमंड डेविस में हमने उन्हें हेल्प किया, तो उस वक्त हमें कर लेना चाहिए था। हाँ, उस वक्त हमें, क्योंकि वो एक बड़ा एक सेलेबल कमोडिटी था रेमंड डेविस के, मतलब उस पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने पैसों के बदले में ये किया। और बाद में फिर वो लोग भी बेचारे जिनको तावान, जिनकी फैमिली को दिया गया, वो भी मारे गए। तो ये बड़ी क्यों मारे गए? मिजरेबल कहानी थी। तो हाँ। ये रेमंड डेविस की फैमिली जो मुतासरा थी, वो क्यों मारे गए? पैसे के लालच में मारे गए। देखें, जब एक ऐसा पैसा जो आपने मेहनत करके कमाया नहीं होता, हाँ हाँ, वो जब आ जाए तो वो अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। हाँ। और बहुत सी हसदें लाता है। हम में से बहुत से लोग, सारे तो नहीं, कुछ लोग या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार उसके पास क्यों आ गया। वो लोग कहते हैं ना कि आप दूसरों पे जलने की बजाय खुद कमाने की कोशिश करें, मेहनत कर, हसद ना कर। इसीलिए ये तो रिक्शा टैक्सी के पीछे सही लिखा। अच्छा, इसीलिए इस्लाम ने भी हसद को जो है ना वो बड़े क्राइम में शामिल किया है, इसको बड़े गुनाहों में शामिल किया है कि आप भाई मेहनत करो, अल्लाह मियां देने को तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, अब ये जो स्लोवेकिया एक छोटा सा मुल्क है यूरोप में, वहाँ पे भी तो प्राइम मिनिस्टर को 5 गोलियां टिका दी एक बंदे ने, और 70 साल का बंदा है, शायर भी है, अदीब भी है। तो ये भी हसद वसद था कोई? हो सकता है उसने किसी को 2 गज़लें सुना दी, वो गुस्से में आ गया। गजल नहीं सुनता। ये रॉबर्ट फीको जो हैं, बाएं बाजू के आदमी हैं। असल में हम डिस्कस नहीं करते। यूरोप हमारे ऊपर बड़ी गहराई के साथ, अगर मैंने ये मोबाइल पकड़ा है तो वो इस पे भी सर्च करेगा कि इस आदमी ने ये मोबाइल यूं करके क्यों रखा था और ऐसे करके क्यों पकड़ा है, ये क्या नफ्सियात है। मतलब इस हद तक वो हमें स्टडी करते हैं। हम उनकी बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर करते हैं। एक्चुअली पूरे यूरोप में इस वक्त जो एक थॉट्स को इम्पोज करने का मामला है वो हमसे भी ज़्यादा आगे चला गया है। जैसे एक ज़माने में हमें वो कहते थे कि आप फंडामेंटलिस्ट हैं, उसके बाद उन्होंने नई टर्म निकाली रेडिकलिज्म की, तो अब वो रेडिकलिज्म से भी आगे निकल गए कि रेडिकल को प्रैक्टिकल करना है। यानी जो रेडिकलिज्म उनके ब्रेन्स में परवान चढ़ गया, अब उसको उन्होंने प्रैक्टिकल करना। क्या है रेडिकलिज्म जो परवान चढ़ा है? हाँ, अच्छा, फीको साहब जो हैं वो प्रो रशियन है, उनकी पॉलिसी प्रो, वो यूक्रेन की मदद बंद करना चाहते हैं, यूक्रेन की मदद करना बंद करना चाह रहे हैं। एंटी, आप कह सकते हैं कि इम्पीरियलिज्म है। तो वो जो एक यूरोप, इस वक्त यूरोप की जो बेस थॉट है जिस पे यूरोप की इमारत डेमोक्रेटिक बिल्डिंग अस्तवार है, ये उसके अगेंस्ट हैं। ये उस, अब यूरोप को ये लग रहा है, और जो उसके लोग हैं कि ये जो फार राइट है जिनको वो कह रहे हैं, जो अपने एंटी यूरोपियन, उसको ये एंटी यूरोपियन भी कह रहे हैं ना कि यूरोपियनिज्म, यूरोपियन को स्मैश ही कर दो, तोड़ दो इसको, ये मुख्तलिफ हिस्सों में कर दो इसको। तो वो उस किस्म के आदमी। अब गीट विल्डर्स जो मतलब ट्रंप के बहुत करीब थे, ट्रंप ने उनकी 2-3 वीडियो भी आपको याद होगा कि वो रीट्वीट की थी, जो बाद में विड्रॉ कर लिए थे। गीट ने भी फिर उस पर मादत तो नहीं की थी, लेकिन वो माना कि वो वीडियो गलत हो गई और वो मुसलमानों की नहीं थी। वो अब डच के उसमें गवर्नमेंट में आ रहे हैं और मे भी के किसी आला इफेक्टिव ओहदे पे आ जाएं। तो इसका मतलब ये कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो एक नस्ल परस्त, हाँ, वो बुनियाद परस्त। अच्छा, ये वाला फिनोमिना जो इस पर अभी यूरोप में रिसर्च शुरू हो गई है। यूरोप अब इस पैटर्न पर रिसर्च कर रहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि यूरोप में जो लोग एंटी यूरोपियन हैं उनका मर्डर शुरू हो रहा है, क्योंकि ये एक नहीं है, इसके पीछे छोटे छोटे इंसिडेंट्स और भी हैं। मसलन ओलाफ शोल्फ जो भी नाम है उनका, जो जर्मन, आप समझ लो प्रेसिडेंट टाइप उनका डेजिग्नेशन है, चांसलर टाइप। तो वो मतलब उनकी पार्टी के एक लेडीज कैंडिडेट, लेडी खातून पे भी एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ, उन पे भी काफ़ी वार वूर हुए, वो बच गई बहरहाल। तो जब खातून पे भी कैंडिडेट पे हमले हो रहे हैं तो अब वहाँ पे इनसिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। और वो ये कह रहे हैं कि एक ये भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो वहाँ के सिक्योरिटी इदारे हैं कि 6 जून से 9 जून तक यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन, यूरोप की अब तक जो पुरअमन हिस्ट्री थी इलेक्शंस की, उस पर एक अच्छा खासा बदनुमा धब्बा होंगे, मतलब वायलेंस हो सकता है। अच्छा, अब ये है ना कि यूरोप ने तो हमेशा ही एक पुरतशद्दुद ज़िंदगी उनकी रही है। पहली जंग अज़ीम, करोड़ों लोग मारे गए। दूसरी जंग अज़ीम यूरोप ने की, फिर पूरी दुनिया को कॉलोनाइज़ किया, ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज़ किया, पूरे लैटिन अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, वहाँ की मुकामी आबादी को मार मूर के तो कब्ज़ा कर लिया। ख़ास तौर से स्पेनिश हैं वो। इस तरह नॉर्थ अमेरिका, ये जो इस वक्त अमेरिका है, यहाँ की भी मुकामी आबादी को
फारिग किया और ख़ुद कब्ज़ा कर लिया, कनाडा पे इस तरह कर लिया, इंडिया को कॉलोनाइज़ किया, अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया, तो वो तो उनकी एक हिस्ट्री और उनके मेरा ख्याल है जीन्स में है तशद्दुद और वायलेंस, और ख़ुद भी वो फिर जंगों में मुब्तला रहे। लेकिन आपने कहीं पढ़ा कि जी यूरोपियंस जो है वो वायलेंस पे बिलीव करते हैं, कहीं पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी है तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। ये लफ्ज़ पढ़े आज के दौर में कि यूरोपियंस जो है वो वायलेंट नेशन है, कहीं पढ़ा है आपने? नहीं, ये तो वो खुद क्यों कहेंगे, हम कहेंगे ना, वो अपनी बुराई खुद। हमने भी कहीं कहा है ये, मैं तो कह रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं ना। हाँ, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं और। हाँ, आपने कहीं ये पढ़ा हो तो मुझे कोट करें कि कहाँ पे पढ़ा। वो मैंने नहीं तो पढ़ा होगा ना। हाँ, ये हम लोग इसका इतना चर्चा इसलिए नहीं करते कि हम लोग अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ आलमी अमूर के ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। अब बदनाम किया जाता है जी मज़हब की बुनियाद पे तशद्दुद होता है। भाई तशद्दुद तो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे भी बहुत हुआ। ये जो वर्ल्ड वार 1 थी या वर्ल्ड वार 2 थी, ये कोई मज़हब की बुनियाद पे तो नहीं लड़ी गई थी, ये तो नेशन स्टेट की वॉर थी। और इस तरह जो दुनिया को कॉलोनाइज़ किया गया था, ये कोई मज़हब की बुनियाद पे तो नहीं किया गया था, ये तो माल पैसे की बुनियाद, पैसे की बुनियाद, अब ये जो ठगी की बुनियाद पे किया गया। देखिए, जब इंग्लैंड के तो इंग्लिश बाशिंदे जब पाकिस्तान मतलब साबका जो हिंदुस्तान था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान उसमें जब घुसे, तो जब मुगलों ने जो मईशत छोड़ी वो पूरी यूरोपियन जीडीपी से भी बेहतर, पूरी दुनिया के 1/3 का 1/4 कम से कम थी, 27-28% मिनिमम थी। हाँ। तो किसी दौर में से हमने जब इन्होंने डिमाइज आया है तो उस वक्त, और जब ये डिमाइज के बगैर जब बाबर वगैरह ये थे तो तब तो और भी बेहतर पोजीशन में थी। और जब वो छोड़ के देखें, बदतरीन कहत जो हैं जिसमें मतलब 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, 9 मिलियन तक लोग वहाँ पे मरे कहत में, क्योंकि जो वहाँ का हीरो था जिसको चर्चिल को हीरो मानते हैं, उसने सारा गंदम और अनाज और सारी चीज़ें लेके लखनऊ जैसा एरिया जहाँ पे चावल और कमोडिटीज़ बेशुमार जो एग्रीकल्चर थी पैदा होती थी, वहाँ पे कई मिलियन लोग भूख से मर गए। बंगाल का कहत तो मशहूर है ना, दुनिया के बदतरीन कहत जो है वो अंग्रेज के दौर में है, लेकिन कहता कोई नहीं है, क्योंकि एक अच्छा आप देखिए एक अफ्रीकी, एक जुमला बोलूँगा, एक अफ्रीकी खातून है, नाम मैं भूल गया, वो स्पोर्ट्स भी वेमेन भी हैं, वो कहती हैं कि यूरोपियंस हमारे ऊपर आए आका, हमें उन्होंने ग़ुलाम बनाया और उन्होंने कहा कि तुम ग़ुलामी अच्छे हो, तुम इसी काबिल हो, और यही हमारी वैल्यूज़ हैं कि तुमने ग़ुलाम होना और हम वो। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि तुम तो गलत तरीके से रह रहे थे, ये तरीका सही है। उन्होंने अपने इंग्लिश प्रिंसिपल्स हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए और कहा कि ये ठीक है। तो हमें कहा कि तुम पहले जाहिल थे। फिर उन्होंने अपने कोर्सेज हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो पहले नॉलेज नहीं थी, ये इल्म है, इसको पढ़ो। तो उन्होंने अपना इल्म हम पे थोप दिया। फिर उन्होंने अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, रहन सहन, खाना पीना सब मुसल्लत कर दिया और कहते ये सही स्टाइल है। तो तुम्हें तो ना रहना आता था, ना खाना आता था, ना पीना आता था, ना तुम्हें पता था कि हुकूमत कैसे चलानी है। तो हमारा अलमिया ये हुआ कि यूरोप ने अपने उस चीज़ को भी जो वो कॉलोनाइज करते रहे, कल्चरल इंपीरियलिज्म, हाँ, उसको भी उन्होंने एक बड़ा ह्यूमन रंग दे दिया। ह्यूमन रंग दे दिया कि जी इससे तो अंग्रेज का निज़ाम अच्छा था। हाँ, आपको बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे, लेकिन आपको ये हकीकत के तो खिलाफ है। हाँ, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि अंग्रेज का निज़ाम अच्छा था तो उसमें फिर ये जनरल डायर कहाँ से आ गया। निज़ाम अच्छा था तो दिल्ली के दरख्तों में कहते हैं कि दिल्ली में दरख्त कम पड़ गए थे, इतनी लाशें वहाँ पे लटक रही थी। फांसियाँ जब दी गई मौलवी उलमा कराम को, हम मानते नहीं है ना उलमा कराम का क्रेडिट, तो जब वहाँ पे तहरीकें चली तो जिसके मानी मौलवी हजरात ही थे, तो इनको पकड़ पकड़ के जब मारा तो कहते दरख्त कम पड़ गए, इतनी लाशें 10-10, 50-50 हज़ार लोगों को फांसियाँ दी गई। ये भी इवन हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया है, जो वहाँ के हम स्कॉलर हिंदू हैं, मैं एक आम हिंदू की बात नहीं कर रहा, जो पढ़ा लिखा हिंदू है, हिंदू स्कॉलर जिसको कहते हैं, उसने एक्सेप्ट किया है कि बहुत ज़्यादा फांसियाँ यहाँ पे मुसलमान स्कॉलर्स को दी गई। आप उनको मौलवी कह लें, उलमा कह लें, कुछ कह लें, तो उन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर दी। वैल्यू ये हो गई कि कॉलोनाइज़र जो है वो बड़ा अच्छा आदमी है और जो कॉलोनाइज हुए वो बिल्कुल खोते थे, तो उनको एजुकेट करना था। मगर देखिए ना, हमारी तो कामयाबी इस सेंस में तो है, हमारे में बहुत ख़राबियाँ हैं, नकाइस हैं, और हम उसका जिक्र भी करते रहते हैं। लेकिन 1947 में जब आज़ाद हुए इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे जो जनूबी एशिया के ममालिक, तो आप देखें कि आज तक 76-77 सालों में कोई कहत नहीं पड़ा यहाँ पे। यानी यहाँ सैलाब भी आए, बड़े बड़े ज़लज़ले भी आए,
लेकिन अनाज की कमी भी हुई, मगर हमारे रियासत ने लोगों उसको कवर कर लिया, लोगों को भूखा नहीं मरने दिया, कहत नहीं आने दिया। तो ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है। अंग्रेज़ों ने तो ये ऐसा अचीव नहीं किया था। वो हमारे अनाज चोरी करके ले गए ना। हाँ, नहीं, वो कहते हैं शिप्स जो हैं अनाज से लदे हुए वो कलकत्ता के करीब खड़े थे, उसने कहा वापस बुला लो इनको। वो जा ही रहे थे, उनका अनाज नहीं था जो वापस बुला लो, वो अनाज ही हमारा था। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ले आओ। हाँ, उन्होंने कहा नहीं देना, और बैन लगा दिया। इन्होंने कहा खाली शिफ्ट दे दो। और वो जो कहत की डिटेल्स है ना, वो इतनी हौलनाक हैं कि पढ़कर आदमी का वो बताई भी जाए तो लोगों के लिए शायद काबिल बर्दाश्त ना हो। मेरा ख्याल है कि अब जो यूरोप में तशद्दुद की लहर उठी है, फिर वो उनके अंदर के जो जेनेटिक, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो फिर जाहिर होना शुरू हो गया है कि वो तशद्दुद होना शुरू हो गए हैं, नस्ल परस्ती उनकी जो है वो। हाँ, लेकिन ये नई टाइप की है ना। देखें, अभी तक तो वो अपनी सारी नस्ल परस्ती, तशद्दुद और जो ये एक जबर का माहौल था वो दूसरे मुल्कों में कायम कर रहे थे। आपने खुद भी मुख्तलिफ खित्तों के नाम बताया, अफ्रीका, अपना अमेरिका के जो वो लैटिन अमेरिका, उसके बाद हम सारे ये अफ्रीका शफ्रीका। तो वो मतलब अदर दैन अपने मुल्क में तो उन्होंने बड़ी वैल्यूज बना दी और यहाँ से सामान लेके गए, उनको खुश कर दिया, तो लूट मार करके हमारा लेके चले गए कोहिनूर, और वो मलका के ताज में लगा दिया, मलका भी खुश होगी, चोरी का माल। तो वो अब इन चीज़ों पे जैसे यहाँ से रेशम लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने, रेशम तो मशहूर था हमारा, के सारा चोरी करके ले गए। तो मादनिया सारी, तो मतलब ये है कि कोलंबिया की जैसे मादनिया सारी, वो बेचारी टोक्यो में, अफ्रीकी मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड निकलते हैं, चीज़ें निकलती हैं, तो बेचारी टोक्यो में किलो के हिसाब से बेच रही होती हैं, और ये यहूदी जीव उसको पॉलिश करके तो मिलियंस के हिसाब से इतना सा पीस बेच रहे होते हैं। तो बहरहाल ना, मतलब ये है कि वो अब जो ये वहाँ पे अंदर जो कंट्राडिक्शन निकलेंगी कि अब वैल्यूज़ के तसादुम होगा ना। जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप पहले तो बड़ा एमिकेबली रहे, मतलब उन्होंने कोई जंग तो नहीं की, उन्होंने अंदर अब तमाम मुल्कों के अंदर जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक, हाँ, स्कैंडिनेवियन को तो हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं ना कि सोशल डेमोक्रेसी है, अब वहाँ इस्लामोफोबिया की लहर चल रही है। गेट विल्डर्स उठाया, उसके बाद नहीं, वो अभी आएगा ना जब गवर्नमेंट में, तो फिर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद ये स्लोवाकिया में शुरू हो गया, उसके बाद अभी इसके इफेक्ट्स जो है वो यूरोप के दूसरे मुल्कों में आएंगे, क्योंकि ये था प्रो रशियन एलिमेंट्स जिनके अंदर ये गड़बड़ मची हुई है। अब ये लोग प्रो जो दूसरे हैं, जैसे जर्मनी में भी किया ना ओलाफ साहब के पार्टी की कैंडिडेट पे, तो ये दोनों तरफ के लोग दोनों तरफ पे अटैक करेंगे और ये उनके अंदर से कंट्राडिक्शन निकलेंगी। देखते हैं, बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं। तो यूरोप की जो सियासत है और जो माशरा है वो एक नए सिमत में चल पड़ा है, उसके क्या नताइज होंगे, उससे आलमी सियासत भी मुतासिर होगी। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। खुदा।